नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज समाप्त हो गया, अब चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का पीडीएफ हमने बनाया है, अभी थोड़ा सा अपलोड होने में दिक्कत हो रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ऐप्स में, तो जल्दी ही वो दूर हो जाएगी तो हम अपलोड कर देंगे। तब तक आप अपनी किताबों से या अन्य स्रोतों से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। अब हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है इसको शॉर्टकट में CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये साधारण ब्याज से अलग होता है। जब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। जैसे आपने कहीं 100 रुपए जमा किया, ये मूलधन आपका है, अब इस पर ब्याज लग रहा है मान लो 10% वार्षिक, है ना। तो अब एक साल में ये आपका जो मूलधन था वो 100 रुपए और 10 रुपए ब्याज 110 रुपए। अब अगले साल 110 रुपए पर ब्याज लगेगा, है ना। तो यानी 100 रुपए पर तो लग ही रहा है, जो आपका 10 रुपए ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लग रहा है। तो जब निश्चित समय के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगने लगे उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक फार्मूला है, उसी फार्मूले से सारी सवालें लग जाएंगी। एक अर्थ में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन फार्मूले की दृष्टि से सरल है, क्योंकि एक ही फार्मूले में सारा लग जाएगा। तो इसमें जो फार्मूला है वो मैं लिख देता हूं, A बराबर P 1 धन R बटे 100 घाते N। बस यही आपको सूत्र ध्यान में रखना है, इसके अलावा कोई दूसरा सूत्र आपको ध्यान नहीं करना है। अब इसमें आपको मैं बता देता हूं, एक के बारे में आप साधारण ब्याज में ही पढ़ चुके हैं। ए मतलब क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट मीन्स मिश्रधन। पी का मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माने जो आपने धन लगाया है, यानी मूलधन। आर का मतलब रेट, और एन का मतलब यहां पर कितनी बार, यानी कि टी, यानी कि समय। तो कहने का मतलब यहां समय लिखा जाता है, यहां दर लिखा जाता है, यहां मूलधन और यहां मिश्रधन, ठीक। अब मैं इसको बार बार क्या लिखूं? आप साधारण ब्याज वाला वीडियो देखे ही होंगे, आप समझते ही होंगे। अब मतलब फार्मूला तो यही एक ठो है। अब इस फार्मूले से आपको सारे सवाल लगानी है। तो अगर मैं एक सिंपल सवाल, पहली सवाल लिख देता हूं। सिंपल सवाल ये है कि मूलधन है 1000 रुपए, ठीक। ये सवाल है, मूलधन 1000 रुपए है और समय है 2 वर्ष और आर है 10% वार्षिक, ठीक है, 10% वार्षिक। CI आपको पता करना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब इसी सवाल को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अब कैसे लगाएंगे? फार्मूला क्या है? यही फार्मूला है। क्या फार्मूला है? P 1 धन R बटे 100 घाते N। अब N का मतलब कितनी बार इसको ले जाना है, तो T का जो मान होता है वही N लिखते हैं यहाँ पे, और बराबर क्या होता है? A। एक खास बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो A आ रहा है इसको आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। यानी ये जो फार्मूला है वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दोनों को निकालने का है, मतलब मिश्रधन निकालने का है। तो इस फार्मूले से आप मिश्रधन निकालेंगे, और जैसे ही मिश्रधन आ जाएगा तो मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा, है ना। ये तो आप समझते ही होंगे, बिल्कुल मामला साधारण ब्याज की ही तरह है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसी में आगे आप -P कर दीजिए तो डायरेक्ट CI आ जाएगा। लेकिन बात तो वही हुई, ये मिश्रधन हुआ और मिश्रधन में मूलधन घटा दो तब CI आएगा। तो बात एक ही है, बात दो नहीं है। अब देखो, P का मान कितना है? 1000। तो जहां P है वहां लिखेंगे 1000, बाहर कोई चिन्ह ना होने का मतलब गुणा का माना जाता है। 1 धन R का मान कितना है? 10%, तो 10 बटे 100, और N कितना है? 2। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 × 9 10 और 1 11, यानी कि यहाँ पे जोड़ा जाएगा, 1 में 1 बटे 10 को जोड़ा जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप समझ रहे हैं। अगर भिन्न के रूप में जो लिखा होता है, अगर वो कटता है तो हम उसे काट देते हैं। तो यानी यहाँ हो गया 1 बटे 10 और 1 में 1 बटे 10 को जोड़ दीजिए। तो पहले आप 1000 लिख करके गुणित
10 एक नम 10 और एक 11, 11/10, 11/10 ब्रैकेट बंद, घाते 2। इतना समझ पा रहे हैं आप? 10 एक नम 10, ये भिन्न का जोड़ है। अब कैसे करेंगे? अब आगे जाइए, 1000 गुणित, ये 11 को 2 बार लिखना है, 11 गुणित 11, 10 को भी 2 बार लिखना है, 10 गुणित 10। जितना यहां घात लिखा है 2 3 4 5, उतनी बार आपको अंश को भी लिखना है गुणा के रूप में और हर को भी लिखना है गुणा के रूप में। 00 से ये 00 आपका कैंसिल हो गया। 11 11 हम 121, 121 में 10 का गुणा करेंगे तो 121 और 0 यानी 1210 रुपए। ये 1210 रुपए क्या आया? चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर इसमें पूछता कि ए का मान क्या है, यानी मिश्रधन कितना है, तो 1210 रुपए। लेकिन क्या पूछा है? CI, तो अब CI निकाल दीजिए। CI बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, बिल्कुल जैसा साधारण ब्याज में होता था वैसे ही। 1210 में 1000 रुपए घटा दो, कितना आएगा? 210 रुपए। सवाल आपकी लग गई। वेरी सिंपल। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं। अगर सवाल में सिर्फ 1 साल का ब्याज पूछ रहा है, जैसे यहां पे 2 साल का पूछा है ना, 2 वर्ष का, यदि केवल 1 वर्ष का कहे तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उतना ही आता है जितना साधारण ब्याज आता है। यानी पहले साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी और साधारण ब्याज भी सेम रहता है, क्योंकि पहले साल के लिए साधारण ब्याज में भी केवल मूलधन पर ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल के लिए केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज तो अगले साल से लगेगा, इसलिए बदलाव किसमें आएगा? दूसरे साल से। यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा आएगा, लेकिन 1 साल का ज्यादा नहीं आएगा, उतना ही आएगा। चलिए एक सबसे सरल सवाल दूसरी लगा लेते हैं। 3000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे जो लिखा है 20% वार्षिक ब्याज, यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। यानी अगर चक्रवृद्धि ब्याज की सवाल है तो प्रश्न में कहीं ना कहीं चक्रवृद्धि का नाम जरूर रहेगा। अब कैसे लगाएंगे इसको? यहाँ पे ब्याज तो निकालने के लिए कह नहीं रहा है, यहाँ तो मिश्रधन निकालने के लिए कह रहा है। और मिश्रधन निकालने का तो आपको फार्मूला पता ही है। क्या पता है? P 1 धन R/100 घाते n बराबर A। यही तो होता है डायरेक्ट। तो P का मान कितना है? 3000। P का मान 3000 गुणित 1 धन R का मान कितना है? 20/100। यहाँ क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि 3 वर्ष है तो घाते 3। अब इसको आप हल कर दीजिए। 3000 गुणित, देखो 20 से ये 100 कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। या फिर ऐसे काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, बचा क्या? 2 और 10, अभी भी 2 से 10 कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो बात वही है। अब यहाँ 5, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 5 एकन्नम 5 और 1 6, तो क्या हो जाएगा? 6/5। लेकिन घात 3 ही रहेगा क्योंकि घात 3 है। अब आगे बढ़िए। 3000 गुणित 6 को 3 बार लिखना है, 6 गुणित 6 गुणित 6 बटे 5 गुणित 5 गुणित 5। अगर आप एक लाइन की बचत करना चाहते हैं तो मौखिक ही कर लीजिए। 6 का 3 बार गुणा, 6 छंग 36 छक्का 216 ऊपर लिख दीजिए, 5 बचे 25 पंचे 125 नीचे लिख दीजिए। आप पर डिपेंड करता है, ये तो हम समझाने के लिए भी हर चीज को लिख रहे हैं। तो 6 छंग 36 छक्का 216 हो गया यहाँ और 125 हो गया नीचे। 5 बजे 25 पंचे 125। अब मैं आपको काटने का तरीका बता रहा हूं। देखो 125 से जो 1000 होता है वो बड़े आसानी से कट जाता है। 125 अट्ठे 1000 होता है, आप जानते हैं ना। देखो 125 गुणित 8, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकन्नम 8 और 2 10। तो ये सब याद रहना चाहिए ना, ताकि सवाल जल्दी से लग जाए। तो 125 अट्ठे 1000 और यहाँ कितना है? 3000। तो आप 3 को छोड़ दीजिए, ये काटने का मैं तरीका बता रहा हूँ।
आप 3 को छोड़ दीजिए और 3 के बाद लगा दीजिए गुणा का चिन्ह। इसका मतलब हुआ कि अब 3 गुणित आगे आपको क्या लिखना है, 1000। 3 गुणित 1000, तभी तो ये 3000 होगा। तो 3 लिख के गुणा का चिन्ह लगा करके, अब चूंकि यहां 1000 है तो 125 अट्ठे 1000 होता है, तो यहां आप लिख दीजिए 8। इसका मतलब 3 अट्ठे 24, यानी 125 गुणित 24 बराबर 3000 होगा। बात समझ आ गई? थोड़ा सा मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो यहां लिखा है 200 और आपको काटना है, यहां कुछ भी लिखा गया है, और यहां पे मान लो लिखा है 2 ही लिखा है मान लीजिए। अब आपको ये नहीं, आपको 2 को नहीं काटना है, आप चाहें तो काट सकते हैं, 2 1 2, 2 0 में 0, 2 0 में 0, लेकिन आप इसको नहीं काट रहे हैं, आप अलग से काट रहे हैं। तो अब देखिए 2 को लिख दीजिए और गुणा का चिन्ह लगा दीजिए। तो 2 में कितने का गुणा करेंगे तो 200 होगा, तो 2 में 100 का गुणा करेंगे तो 200 होगा, यानी यहाँ 100 है तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 100 कट जाए तो 50 बार में कटेगा, यहाँ 50 आ जाएगा, है ना। यही बात कह रहा है कि आपने अलग से इसको काट दिया, 3 यहाँ है 8 यहाँ है। अब क्या हो गया, 24 गुणित 216, 24 में 216 का गुणा कर दीजिए, सवाल लग गई। तो आएगा 5184 रुपए। तो 24 गुणित 216 आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा या ऐसे ही। तो कुल मिला के जो 3000 रुपए मूलधन था, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाएगा, 5184 रुपए। अब मुझे लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तब भी आप लगा लेंगे और मिश्र धन कहेगा तब भी। मिश्र धन कहेगा तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। अगर इसी में कहा होता चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो 5184 आया ही है मिश्र धन। अब 5184 में 3000 घटा दीजिए तो ब्याज आ गया 2184। ठीक, चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तीसरी सवाल है, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। इस सवाल में क्या पूछ रहा है, इस सवाल में पूछ रहा है मूलधन। वह धन ज्ञात कीजिए मतलब कौन सा धन, लगाया गया धन, यानी कि मूलधन ज्ञात करो। तो देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सवाल में चाहे मूलधन ज्ञात करने के लिए कहे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, चाहे मिश्र धन, चाहे दर और चाहे समय, इन पांचों में कुछ भी ज्ञात करने के लिए कहेगा, आपको सूत्र यही लिखना है, 1 धन R/100 घाते n बराबर a। सूत्र आपको यही लिखना है, सबके लिए यही सूत्र लगेगा। साधारण ब्याज में ऐसा नहीं था, साधारण ब्याज में ब्याज निकालने का अलग सूत्र बताए थे, मूलधन निकालने का अलग, है ना, मिश्र धन निकालने का अलग, समय निकालने का अलग, दर निकालने का अलग। हालांकि वो भी बहुत सरल सूत्र थे, लेकिन यहां पे सब कुछ निकालने के लिए यही एक सूत्र काम करेगा। तो करना क्या होगा, बस जो पूछ रहा है वो वाला स्थान खाली रहेगा, बाकी सारा स्थान भर दिया जाएगा जो जो चीजें दी गई हैं। जैसे वह धन ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो धन तो दिया नहीं है, यानी P का स्थान खाली रहेगा, P को P ही लिखा रहने दो, बाकी सभी को भर दो। बाकी सभी को भरने का मतलब दर कितना है 10%, तो 10 लिख दो, नीचे लिखा है 100, 100 लिख दो। समय कितना है 3 वर्ष, तो 3 लिख दो, और आगे A का मान कितना है 6655, ये भी लिख दो, है ना। देखो बराबर के बाद A है मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना है 6655, वो हमने लिख दिया। तो कुल मिला के एक चीज पूछेगा, कुछ भी पूछेगा तो वो स्थान खाली रहेगा, बाकी सारा स्थान भर जाएगा अपने आप, क्योंकि बाकी सारा स्थान भरेगा तभी तो वो खाली वाला स्थान लगेगा समीकरण के नियम से। तो ये एक रैखिक समीकरण आप इसको कह सकते हो। अब देखो इसको कैसे आप हल करोगे, वही तरीका है, आप 0 से 0 को कैंसिल कर दीजिए। ये तो पहले ही काटना है आपको, अगर कट रहा है तो, और आमतौर पे 99% केस में ये कट ही जाता है। अब यहां हो गया 1/10 और क्या है यहाँ पे P। अब समझिए ध्यान से, ये जो P है इसी का मान आपको निकालना है, इसी का मान निकल गया, आपका उत्तर आ गया। तो कैसे करेंगे, अब यहां पे आपको बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है। जब बराबर का चिन्ह आगे लिखा हो, उसके बाद कोई अंक लिखा हो, कोई संख्या लिखी हो,
तो वो समीकरण मान लिया जाता है। और ऐसे केस में यहाँ पे आप या लिख सकते हो या फिर चाहो तो कुछ भी मत लिखो और सवाल लगाने लगो। 10 एकन्नम 10 1 11, 11/10 घाते 3 बराबर 6655। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। P 11 11 हम 121, 121 11 हम 1331, ठीक है। 10 दहाई 100 दहाई 1000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बराबर 6655। रैखिक समीकरण बन गया। अब P का मान निकालने के लिए P के साथ जो बगल में होता है वो हमेशा इसके नीचे चला आता है। यानी P गुणित इतना है तो P में यानी इसमें P का गुणा हुआ है तो ये आया है। जैसे आप पढ़े थे ना, इस तरह से पढ़े थे सवाल, P गुणित 5 बराबर अगर 20 है तो P का मान निकालने के लिए 20/5 करना पड़ेगा और क्या आएगा 4, यानी P का मान 4 होगा, तभी तो 4 पंचे 20 है। अब ठीक उसी तरह से अगर P के साथ कोई भिन्न लिख दी जाए, अगर इस तरह से, तब क्या होगा, तो P बराबर ये जो 6 है इसको लिखा रहने दो और बटे 2/3, तरीका तो वही है। जैसे यहाँ 20/5 हुआ था वैसे यहाँ 6/2/3 हो जाएगा। अब 6/2/3 नहीं समझ में आ रहा है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे तो 6 लिखा रहने देंगे और ये 3 चला जाएगा ऊपर और बटे नीचे क्या रहेगा 2। तो कुल मिला के ये ऊपर चला जाएगा और ये अंश यहीं रह जाएगा नीचे। अब ये कट जाएगा, 2 3 6 3 3 9। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था, ये इसका हिस्सा नहीं है, ये समझने के लिए है। तो मामला वही यहाँ भी है। जब हम P बराबर करेंगे तो 6655/1331/1000 आएगा, तो ये 1000 चला जाएगा इसके बगल और 1331 चला आएगा नीचे, यानी ऐसे लिखा जाएगा 6655 गुणित 1000/1331। ये बात समझ में आ रही है कि कम समझ में आ रही है? यहां देखिए भिन्न वाला हमने लिखा है ना, P गुणित 2/3, बिल्कुल वैसा ही है। P गुणित, यहां गुणा का चिन्ह है, इतना बटे इतना। अब P का मान निकालने के लिए यहां सामने जो है, ये सामने जो 6655 है वो मान लो 6 है और 2/3 इसके नीचे आ जाएगा, 2/3। तो फिर बाद में क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस 6 के साथ यानी ऊपर वाले के साथ जो सबसे नीचे है उसको लिख देंगे। तो इसका मतलब कि जो यहाँ सबसे नीचे क्या आएगा 1000 आएगा, 1000 कर दिए इसके बगल में और इसको कर दिए नीचे। तो आप एक लाइन में समझिए कि जब भी ऐसी सवाल करने के लिए आएगा, जब भी आएगा ऐसे लिखा रहेगा, इस तरह से लिखा रहेगा कुछ। तो आपको P बराबर 90 गुणित, ये नीचे वाला चला जाएगा सामने और ये ऊपर वाला चला आएगा नीचे, ऐसे लिख के हल कर देना। अब 1331 से 100% ये कट जाएगा 5 बार में। 5 1 9 5, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 1 9 5 1 6, 1331 पंचे 6655। अब 5 का 1000 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5000। ये क्या है, मूल धन। दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर है। सवाल लग गई। P P P P P P का मान आ गया। अब कैसे हल हुआ इसको आप गौर से देखिएगा। चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चौथी सवाल है, किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 4320 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। एकदम सेम वही सवाल जो अभी आप लगाए, फार्मूला लिख दीजिए यही। P का मान हमें पता नहीं है, P का P ही लिखते हैं। R कितना है 20/100, समय कितना है 2, मिश्र धन कितना है 4320। अब ये कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो क्या हो गया 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 घाते 2 बराबर 4320। सामने लिख दीजिए 4320।
20। अब P 6 छंग 36, 5 पचे 25 बराबर 4320। अब क्या करेंगे, P बराबर 4320 गुणित जो नीचे है वो बगल में और जो ऊपर है वो नीचे। जो नीचे है वो बगल में इसके गुणा के रूप में और जो ऊपर है वो नीचे। यही आपको करना है, दुनियादारी छोड़िए। अब काट दीजिए, 36 से 4320 100% कट जाएगा, इसीलिए ऐसा आया ही है ये। अगर नहीं कटना होता तो इस तरह आता ही नहीं। ये सवालें जो होती है ना वो सेट करके बनाई जाती हैं ताकि कट जाएं और सही उत्तर आ जाए। तो अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी गलती जरूर है। 99% केस में सवालें एकदम सेट रहती हैं। अब देखो 36 51 36 कितनी बार गया, 13 7, 3 में 3 गया 0 खत्म, 2 36 दूना 72, देखो कट गया ना, 1 0 बगल में है 120। यानी 36 का अगर हम 120 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो आ जाएगा 4320। एक तरीका और है, आप 4320 का 25 में गुणा करके लिख दीजिए और फिर नीचे 36 से भाग करिए तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। काटने वाला सिस्टम क्या होता है, छोटा रहता है। अब 120 में 25 का गुणा, 120 गुणित 25 हल कर दीजिए, 0 12 पंच 60, 12 दूना 24 और 6 30, तो 3000 रुपये ये आया मूलधन। सवाल आपके लग गए। आज बस इतना ही। आज हमने आपको 2 तरह की सवालें बताई। एक बताई चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन कैसे निकलता है, फिर हमने बताई यदि मूलधन पूछ रहा है तो मूलधन कैसे निकलता है। अब क्या बचा, दर पूछेगा तो दर कैसे निकलेगा अगले वीडियो में, और समय पूछेगा तो समय कैसे निकलेगा अगले वीडियो में। तो ये दोनों टाइप की अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद टेक्निकल सवालें बचेंगी, तो वो 2 वीडियो में और यानी कि 3 वीडियो 4 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा।